नमस्कार। आज हम अकाउंटिंग की दुनिया में उतरने वाले हैं और एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जिसका नाम है लेजर पोस्टिंग। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटी सी बात। अगर आप भी मुश्किल टॉपिक्स को आसान और दिलचस्प तरीके से समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, कोई भी बिजनेस हो, उसमें हर रोज न जाने कितने ही फाइनेंशियल लेन देन होते हैं, है ना? इन सभी लेन देन को सबसे पहले एक किताब में दर्ज किया जाता है, जिसे हम जर्नल कहते हैं। अब ये जो लिस्ट दिख रही है, ये डेबिट और क्रेडिट की एक लंबी और सच कहूं तो काफी कंफ्यूजिंग लिस्ट लगती है, खासकर कैश जैसे अकाउंट के लिए, जो देखिए बार बार आ रहा है। तो अब सिर्फ इस लिस्ट को देखकर क्या कोई ये बता सकता है कि बिजनेस के पास असल में कितना कैश है? जवाब ढूंढना लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? तो इसी उलझन से निकलकर स्पष्टता तक पहुंचने के लिए हम इन कुछ खास पड़ावों से गुजरेंगे और लेजर को समझेंगे। तो चलिए अब सीधा समाधान पर आते हैं। लेजर वो टूल है जो जर्नल की इस पूरी उथल-पुथल को एक तरतीब में ले आता है। आप इसे अकाउंटिंग सिस्टम की एक मेन फाइल कैबिनेट समझ सकते हैं। एक ऐसी कैबिनेट जहां हर अकाउंट के लिए एक अपना अलग फोल्डर होता है। लेजर के काम को समझने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। हर लेन देन को एक घर चाहिए और लेजर वही घर देता है। मतलब जब भी कैश का लेन देन होगा, वो सीधा कैश वाले घर में जाएगा। सिंपल। और ये हर घर या अकाउंट कुछ ऐसा एक टी शेप का दिखता है। इसके बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड पर डेबिट की जानकारी होती है और दाईं तरफ यानी राइट साइड पर क्रेडिट की। अब सबसे मजेदार बात तो ये है कि हम जर्नल की जानकारी को इन घरों में डालते कैसे हैं। इस प्रोसेस को पोस्टिंग कहते हैं और इसके कुछ बहुत ही आसान से नियम हैं। बस इन स्टेप्स को फॉलो करते जाइए और हर ट्रांजैक्शन अपनी सही जगह पर सेट हो जाएगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, ये जो तीसरा स्टेप है ना, ये सबसे जरूरी है। और सच कहूं तो जो लोग नया नया सीखना शुरू करते हैं, वो सबसे ज्यादा यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। और ये ही है इसका गोल्डन रूल। याद रखिए, अमाउंट तो सही साइड पर जाएगा, लेकिन नाम हमेशा एंट्री के दूसरे वाले साइड का लिखा जाएगा। मतलब अगर हम कैश अकाउंट में हैं, तो हम विवरण में कभी कैश नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे कि कैश कहाँ से आया या फिर कहाँ गया। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जर्नल एंट्री में कैश को क्रेडिट किया गया था, तो हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएंगे, वहां 20,000 लिखेंगे और नाम किसका लिखेंगे? बिल्कुल सही, सामने वाले अकाउंट का, यानी परचेजेस का। तो जब हम एक तय समय की सारी जर्नल एंट्रीज को इस तरह पोस्ट कर लेते हैं, तब जाकर हम अपने सबसे पहले सवाल का जवाब दे सकते हैं। और ये रहा हमारा पूरी तरह से तैयार कैश अकाउंट। बाईं तरफ यानी डेबिट साइड पर वो सारा पैसा है जो बिजनेस में आया, और दाएं तरफ क्रेडिट साइड पर वो सारा पैसा है जो बिजनेस से बाहर गया। एकदम साफ साफ। तो अब फाइनल बैलेंस कैसे पता करें? उसके लिए एक बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है जिसे बैलेंसिंग कहते हैं। और नतीजा हमारे सामने है। दोनों साइड्स का टोटल किया, उनका अंतर निकाला, यानी 1,18,000 में से 38,000 घटाए और जवाब मिल गया। बिजनेस के पास ठीक इतना ही कैश अभी मौजूद है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस बैलेंसिंग के खेल में एक जरूरी अपवाद भी है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग में कुछ खास तरह के अकाउंट्स होते हैं जिन्हें नॉमिनल अकाउंट्स कहा जाता है। इनके लिए साल के आखिर में एक अलग नियम लगता है। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? वो ये कि हम एसेट्स और लायबिलिटीज वाले खातों को तो बैलेंस करते हैं, ताकि हमें ये साफ साफ पता हो कि हमारे पास क्या है और किसकी देनदारी है। लेकिन ये जो नॉमिनल अकाउंट्स है ना, जैसे खर्चे और कमाई वाले, इन्हें बैलेंस नहीं किया जाता ना, इनका सिर्फ टोटल लगाकर छोड़ दिया जाता है। तो आखिर में लेजर में पोस्टिंग की ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ नंबरों को इधर उधर करना नहीं है। असल में ये किसी भी बिजनेस की आर्थिक सेहत को समझने के लिए एक मजबूत और साफ सुथरी नींव रखने जैसा है। यही तो वो चीज़ है जो कच्चे डेटा को ऐसी जानकारी में बदलती है जिसे कोई भी समझ सके। और यही तो लेजर की असली ताकत है। ये रोजमर्रा के उलझे हुए लेन देन को सुलझाकर उन्हें अलग अलग साफ कहानियों में बदल देता है। और यही कहानियां मिलकर अकाउंटिंग के अगले अध्याय की जमीन तैयार करती हैं।